तो ठीक है, हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम में कल मैंने आपको जो है 2-3 पार्ट्स बताए थे। मैंने शुरू किया था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, उसके बाद मैंने आपको नेजल कैविटी पढ़ाई, उसके बाद आपको जो है फेरेंक्स के बारे में बताया। देन फिर मैंने कहा इसमें लैरिंक्स आता है, तो लैरिंक्स हम कल पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को आप कॉमनली विंड पाइप कहते हो, बट जो है ट्रैकिया जो है लैरिंक्स के नीचे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जैसा। ठीक है, और इसको सपोर्ट करती है कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज की रिंग्स इसको जो है सपोर्ट करती है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए। इस तरह का आपका ट्रैकिया होता है। फिर ट्रैकिया बाइफरकेट होकर 2 ब्रांच में डिवाइड होता है, उनको भी ये रिंग्स होती है जिनको हम कहते हैं कार्टिलेज वाली रिंग्स। ये यहाँ भी प्रेजेंट होती है ताकि ये भी कोलैप्स ना हो जाए। उसके बाद आपका जो है लेफ्ट लंग एंड देन राइट लंग, दिस वन इज लेफ्ट वन। तो ये आपके लंग्स होते हैं। तो यहाँ पर ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया मैं कहूँगा ट्रैकिया जो होता है ये लैरिंक्स से शुरू होता है। जो ही वॉइस बॉक्स खत्म होता है तो वहाँ पर ट्रैकिया जो है वो शुरू होता है। ठीक है, तो ट्रैकिया जो लैरिंक्स से शुरू होता है एक ट्यूब जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो है नेक रीजन से इमर्ज होकर जो है चेस्ट रीजन में जो है वहाँ पर पहुँचकर ये बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है, बाइफरकेट हो जाता है 2 ब्रांच में। उन 2 ब्रांच को हम कहते हैं, 2 ब्रांच को कहते हैं हम प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। तो एक को बोलूँगा मैं प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे है ब्रोंकाई, यानी एक को मैं बोलूँगा ब्रोंकस। इसके बाद ये है लेफ्ट लंग और ये है आपका राइट लंग। ठीक है, देन यहाँ पर जो है ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया के अंदर जो है वो क्या कहते हैं इसको, कॉलमनर एपिथेलियम की इसको अंदर से कवरिंग होती है और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड, ट्रैकिया जो है ये अंदर से लाइन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। यहाँ पर म्यूकस की सेक्रेशन होती है बाय मीन्स ऑफ गॉबलेट सेल्स। अंडरस्टैंड, आपके जो है म्यूकस जो है ये हमारी बॉडी का एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है जो हमें जर्म्स से जो है बचाता है। अंडरस्टैंड, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस ट्रैप करता है जर्म्स को, इमोबिलाइज करता है, उनके मूवमेंट को बंद कर देता है। उस तरह वो जो है मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं, तो जो है वो हमें बचाता है इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये ट्रैकिया जो होता है अंदर जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है और ये ट्रैकिया जो होता है ये सपोर्टेड होता है, इट इज सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। है क्यों होता है सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? बिकॉज अगर इसमें कार्टिलेज नहीं होंगी तो एयर के पास होकर ये कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोलैप्स होने से बचाते हैं इसको कौन? ये कार्टिलेज। ठीक है, ये रिंग्स जो होती है इनकम्प्लीट रिंग्स होती है, आगे से ऐसे और पीछे से ये जुड़ी नहीं होती है, इनकम्प्लीट रिंग्स होती है जो ट्रैकिया को जो है सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद जो ट्रैकिया है ये मैंने कहा नीचे जाकर चेस्ट कैविटी में ये बाइफरकेट हो जाता है और इसकी 2 ब्रांच हो जाते हैं जिनको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं, एक ब्रोंकस
एक लंग में ओपन होता है, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग में ओपन होता है, ठीक है। नाउ अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले वी हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, अंडरस्टैंड। लंग्स का दूसरा नाम है पल्मोन्स, these are also called as pulmons. Now pulmonary is a term that is related to lungs, understand। now lungs जानते हो आप, lungs जो है हमारी बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी और जो है इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं। ये इलास्टिक ऑर्गन्स जो हमारी लंग्स होती है ये कहाँ पर होती है, these are situated in chest cavity, है ना। हाँ, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर, जिसको आप थोरैसिक कैविटी कहते हो या थोरैक्स कहते हो, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनसाइड रिब केज। इसके अंदर, रिब केज के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय रिब केज? ये रिब केज किसका बना होता है? ये रिब केज बाहर से ये जो है ट्रू पेयर्स ऑफ रिब्स इनका बना होता है, और पीछे जो है ये वर्टेब्रल कॉलम जो है बैकबोन के थोरैसिक पार्ट से बना होता है, और आगे जो है रिब्स हमारी होती है पीछे बैकबोन से जुड़ी होती है। तो ये थोरैसिक कैविटी जो होती है, दैट मींस इट इज द चेस्ट कैविटी दैट इज लॉज्ड बिटवीन रिब्स एंड बैकबोन। रिब्स और बैकबोन के बीच में हमारी लंग्स प्रोटेक्टेड होती है, ठीक है। तो रिब केज इनको प्रोटेक्ट करता है बाहर से, कोई भी इंजरी से, कोई भी जो है जख्म से इनको जो है बचाती है। रिब केज के अंदर बच के रहते हैं, ये अंडरस्टैंड, चोट से बच के रहते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये लंग जो हमारी होती है, जैसे मैंने कहा, ये स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे जो है कैविटीज होती है, कैनल्स होते हैं, अंडरस्टैंड। तो इनका इंटरनल सरफेस एरिया अगर आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो लंग्स होती है इसी चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और लंग्स दो होते हैं हमारे पास, टू लंग्स, एक जो है लेफ्ट एंड राइट लंग, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग हमारे पास होता है, ठीक है। और ये जो हर एक लंग होता है, इसका ऊपर वाला जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो नैरो होती है, तो इसको कहते हैं हम एपेक्स। क्या कहते हैं? एपेक्स। नीचे जो लंग होता है वो ब्रॉड होता है, तो इधर हम इसको कहते हैं बेस, ठीक है। तो एपेक्स एंड बेस, ठीक है। और ये जो लंग्स होते हैं हमारे दोनों, ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स के अंदर, फ्लूइड फिल्ड सैक्स के अंदर, सैक के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। इस फ्लूइड फिल्ड सैक को हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड पिल्यूरी। इन सैक्स को हम कहते हैं पिल्यूरी, ठीक है। तो एक को कहूंगा मैं पिल्यूरा। असल में हर एक लंग के बाहर से दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। उन्हीं मेम्ब्रेन, वही दो मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड फिल्ड सैक बनाते हैं, है ना। अंदर इसमें स्पेस रहती है, तो कैविटी रहती है, तो इसमें फ्लूइड भरा होता है, अंडरस्टैंड। तो अगर ये लंग है तो हर एक लंग जो होता है वो दो मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, उनको हम पिल्यूरे कहते हैं। बाहर वाले मेम्ब्रेन को कहते हैं पैराइटल। पैराइटल का मतलब होता है बाहर वाला, पैराइटल पिल्यूरा। अंदर वाले को कहूंगा मैं विसिरल पिल्यूरा। क्या कहूंगा? विसिरा। विसिरा मींस इंटरनल, विसिरल पिल्यूरा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह ये दो मेम्ब्रेन जो है हर एक लंग को जो है ये क्या करते हैं? ये कवर करते हैं, अंडरस्टैंड। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक कैविटी बनती है। इस कैविटी को क्या कहूंगा मैं? इसको कहूंगा मैं पिल्यूरल कैविटी। ये देखो यहाँ पर एक कैविटी बन रही है, इसको कहूंगा मैं पिल्यूरल कैविटी, ठीक है। ये सिलोम का ही एक पार्ट होता है अराउंड द लंग्स, दैट्स कॉल्ड पिल्यूरल कैविटी। इस पिल्यूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं पिल्यूरल फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड जो होता है ये लंग्स को बचाता है किसी भी मैकेनिकल शॉक से और किसी भी जो है इन्फेक्शन से रादर बचाता है। इन्फेक्शन एंड एनी मैकेनिकल शॉक। ये कवर्स, ये जो है जो अंदर ये फ्लूइड होता है, तो एक शॉक अब्जॉर्बिंग जो कुशन होता है लंग्स के अराउंड,
वो ये प्रोवाइड करता है, ये प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो दोनों लंग्स जो है आप जानते हैं एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर पे रेस्ट करते हैं, उस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड डायफ्राम, ठीक है। तो उसको हम डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये लंग्स जो होते हैं, प्लूरल कैविटी का कंसेप्ट मैंने दिया आपको, प्लूरे का कंसेप्ट दिया। फिर जो ये लंग्स होती है लेफ्ट और राइट लंग, ये जरा सा साइज में जो है इनमें डिफरेंस होता है। लेफ्ट लंग जो होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू राइट लंग। राइट लंग से थोड़ा सा लेफ्ट लंग छोटा होता है। इसका एक रीजन है, जो लेफ्ट लंग है यहाँ पर इसको एक नॉच होता है, इस नॉच को बोलते हैं, इस नॉच को बोलते हैं कॉर्डिक नॉच, ठीक है। क्योंकि दो लंग्स जो होती है, दो लंग्स के बीच में जो जगह होती है, प्रैक्टिकली इसको कहोगे द इंटरवल बिटवीन टू प्लूरल सैक्स, एक प्लूरल सैक और दूसरा प्लूरल सैक, यानी दो लंग्स के बीच की स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं मीडियस्टाइनम। क्या कहते हैं, मीडियस्टाइनम कहते हैं। यहाँ पर इस मीडियस्टाइनम में दो लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है, यहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, दिल, और बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कौन सी बड़ी बड़ी, जैसे सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, देन यहाँ पर पल्मोनरी एओर्टा, सिस्टमिक एओर्टा, और इसके अलावा एक ग्लैंड होता है आपकी बॉडी में जिसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड, वो भी इस मीडियस्टाइनम के अंदर प्रेजेंट होता है। थाइमस ग्लैंड के अलावा यहाँ से फूड पाइप पास होता है, ठीक है, फूड पाइप भी पास हो जाती है यहाँ से इसी मीडियस्टाइनम के जरिए, ठीक है। तो एक लंग्स का हार्ट के साथ एक जो है वो क्लोज कांटेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए जो है कभी कभी इनके होने वाले इन्फेक्शंस आपस में कोरिलेटेड होते हैं। देन मीडियस्टाइनम इसको कहते हैं। तो जो लेफ्ट लंग होता है यहाँ पर, अब जो कि मीडियस्टाइनम में दिल होता है, हार्ट होता है, तो दिल आप जानते हो नीचे से नैरो होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है, और दिल का जो पूना होता है नीचे वाला, वो इस लेफ्ट लंग के इस कॉर्डिक नॉच के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी इसीलिए इसमें एक नॉच होता है अंदर की तरफ, इसीलिए लेफ्ट लंग जो होता है इसको जगह कम बचता है, तो ये छोटा सा होता है हमें साइज में, अंडरस्टैंड, एज कंपेयर्ड टू राइट, बिकॉज ऑफ दिस कॉर्डिक नॉच, बिकॉज योर हार्ट इज exactly present in the center of your chest cavity, but slightly on the lower side it is tilted towards the left. इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि दिल लेफ्ट में होता है, बट स्लाइटली जो है लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। तो ये दिल का कोना जो होता है नीचे वाला, ये इस कॉर्डिक नॉच के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये लेफ्ट लंग जो होता है स्मॉलर होता है। अब ये लेफ्ट लंग जो होता है ये अंदर से डिवाइडेड होता है दो लोब्स में, एक ऑब्लिक फिशर, ये ऑब्लिक शक्ल का है ना, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। फिशर मींस अ कट that will divide anything into two parts. Then ये ऑब्लिक फिशर इसको दो लोब्स में डिवाइड करता है, एक है सुपीरियर लोब, दूसरा है इंफीरियर लोब। अलबत्ता ये जो राइट लंग होता है हमारा, ये डिवाइडेड होता है तीन लोब्स में। कितने लोब्स में? तीन लोब्स में। इसको एक सुपीरियर लोब और एक जो है वो हॉरिजेंटल लोब जो है, सॉरी, एक ऑब्लिक फिशर और एक जो है हॉरिजेंटल फिशर, इसको डिवाइड करते हैं तीन लोब्स में। तो इसके एक, दो, तीन लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब या इंटरमीडिएट लोब एंड इंफीरियर लोब। सुपीरियर मींस ऊपर वाला, इंफीरियर मींस नीचे वाला, ठीक है। देन तीन लोब्स इसके होते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम देखेंगे तो ये है लंग्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब लंग्स के अंदर जो है, अंदर क्या प्रेजेंट होता है, देखो, जो ही मैंने कहा ये जो ट्रैकिया होता है ये नीचे डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। किसमें होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई में। अगर लंग्स के अंदर वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं इस साइड से मिटा के आपको अंदर दिखाऊंगा कि इसके बाद क्या होता है, इस इन ब्रांच का क्या होता है, ठीक है। तो देख लो आप ध्यान से, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, तो एक साइड से मैं कहूंगा प्राइमरी ब्रोंकस, कहूंगा ना मैं, जैसा मैं इधर से दिखाऊंगा वैसा ही दूसरी साइड भी होता है, अंडरस्टैंड। प्राइमरी ब्रोंक्स, ये प्राइमरी ब्रोंके जो होते हैं इनको भी कार्टिलेज की जो है सब कार्टिलेज का सपोर्ट होता है,
इनमें भी कार्टिलेजेस होते हैं और इनमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। यानी जब भी आपको खांसी आती है, म्यूकस आता है, वो यहाँ से भी निकल आता है, ठीक है। देन प्राइमरी ब्रोंकस जब आगे बढ़ता है, ठीक है, इस प्राइमरी ब्रोंकस के और ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे, उन ब्रांचेस को आप कहते हो सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहते हो? सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो मैं यहाँ नाम लिखता जाऊंगा, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। एक को कहूंगा मैं सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई के पास भी छोटी छोटी कार्टिलेज होती है और इनमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। बट जो ही ब्रांचेस अंदर ज्यादा चली जाती है, कार्टिलेजेस खत्म हो जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होकर बनाते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। क्या बनाते हैं? टर्शियरी ब्रोंकाई। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर टर्शियरी ब्रोंकाई। अब टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर ये डिवाइड होकर बनाते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाते हैं? ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स बनने के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई विल चेंज इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई एंड टर्शियरी ब्रोंकाई विल चेंज इनटू ब्रोंक्यूल्स आफ्टर द डिवीजन। अब ये और जरा इससे जो है तंग होते हैं, नैरो ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। देन ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होती है रिपीटेड डिविजन्स। क्या होती है? आफ्टर रिपीटेड डिविजन्स, बहुत सारे डिविजन्स के बाद एक ब्रोंक्यूल जो है वो एक लंग के लोब के छोटे से एक जो है चैम्बर में एंटर होता है, उसको बोलते हैं लोब्यूल। तो एक लोब्यूल में वो जाकर एंटर हो जाता है, तो उसको मैं कहूंगा लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स। क्या कहूंगा मैं? लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स। बट दिस हैपेंस आफ्टर सो मेनी रिपीटेड डिविजन्स, तो इनको बोलूंगा मैं लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स। लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, उनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होता है वो खुद डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। किसमें? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो होता है वो बड़ी सी स्पेसेस में ओपन होता है, जिनको बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रिया। एक को बोलूंगा मैं एट्रियम। एट्रियम जो होती है, इनसे आगे निकलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। क्या निकलते हैं? एल्वियोलर डक्ट्स। ऐसे जैसे जो है डक्ट्स इनसे निकलते हैं, तो इनको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स से जो है आगे ऐसे सैक्स बनते हैं, गुब्बारे जैसे बनते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक्स। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सैक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। एल्वियोलर सैक के अंदर छोटे छोटे और जो है वो डिविजन्स हो जाते हैं, चैम्बर्स बन जाते हैं, जिनको आप कहते हो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स। दीज आर कॉल्ड एल्वियोलर। दो लंग्स के अंदर बहुत सारे मिलियंस के एल्वियोलर होते हैं, लगभग 700 मिलियन एल्वियोलर जो होते हैं वो एक लंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एल्वियोलर जो होते हैं, एल्वियोलर को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स। क्यों बोलते हैं फंक्शनल यूनिट्स लंग्स के? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यहाँ से खून के साथ अंदर चला जाता है ऑक्सीजन और बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो लंग्स के अंदर ये इंटरनल जो है स्ट्रक्चर दिखाया मैंने लंग्स का, मैं इसको रिपीट करूंगा। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनटू ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद बहुत सारी डिविजन्स के बाद, रिपीटेड डिविजन्स के बाद लोब्यूलर ब्रोंक्यूल्स, देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन एट्रिया, एल्वियोलर डक्ट्स एंड फाइनली एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलाई, ठीक है। नाउ एल्वियोलाई मैंने कहा ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किनके? लंग्स के। अंडरस्टैंड? क्यों होते हैं फंक्शनल यूनिट्स? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बहुत सारे एल्वियोलाई। जैसे आपने 10th में भी पढ़ा था, एक क्वेश्चन था उधर बायो में,
how the lungs are internally designed to maximize the area for exchange of gases. अगर आप अपनी लंग्स को जो है, इंसान की लंग्स को, ह्यूमन लंग्स को अगर हम जो है ओपन करेंगे तो इतना इनका अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ओपन करते जाएं, एक टेंस फील्ड जो होता है जहाँ पर टेंस खेला जाता है, उस फील्ड को, उस सभी फील्ड को इनकी स्ट्रक्चर जो है वो कवर करेंगे। अंडरस्टैंड? दैट मींस इनका अंदर से सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हमारे अंदर हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो है ये लंग्स का जो अंदर वाला सरफेस एरिया होता है, ये हमारी बॉडी के ओवरऑल 50 टाइम्स जो हमारी बॉडी का ओवरऑल बाहर से सरफेस एरिया होता है, उससे 50 गुना सरफेस एरिया हमारे लंग्स के अंदर होता है, जो हमें लगभग 72 स्क्वायर मीटर्स का एरिया जो है वो क्रिएट करता है, जिससे एफिशिएंट जो है एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। ठीक है, तो दैट वाज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स आपको मैंने पढ़ा। ठीक है, दोनों जो है वो आपने इसमें स्ट्रक्चर्स पढ़े, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। ठीक है, तो ये है हमारा जिसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ना है, इस चैप्टर में आपने पढ़ना है कुछ जो है पल्मोनरी वॉल्यूम्स। क्या पढ़ने हैं? पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात कहना आपको भूल गया, ये जो एल्वियोलाई होते हैं, एक को क्या बोलूंगा मैं? एल्वियोलस। हर एक एल्वियोलस जो होता है वो रिचली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज से। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती है और उन ब्लड कैपिलरीज का एल्वियोलाई के साथ एक इंटीमेट कनेक्शन होता है, कंटैक्ट होता है। ठीक है, और ये बहुत ही थिन वॉल्ड वेसल्स होती है जहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दोनों साइड से एफिशिएंटली हो जाता है। वो आपने पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी पढ़ना है, बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड पल्मोनरी वॉल्यूम्स किनको कहते हैं? हम इनको लंग वॉल्यूम्स भी मैं बोलूंगा। मैं कहूंगा द अमाउंट ऑफ एयर, कितनी जो है हवा, द अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन inhale, hold and expel during different situations। ठीक है, कितना जो है क्वांटिटी ऑफ एयर आप अपने लंग्स के अंदर ले सकते हो, कितना अंदर होल्ड कर सकते हो और कितना आप एक्सपेल कर सकते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। देखो, कभी कभी हम नॉर्मल ब्रीथिंग जो करते हैं, हम नॉर्मली हम इनस्पायर और एक्सपायर जो है वो नॉर्मल करते हैं। हम कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सांस अंदर लेते हैं, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड इनस्पायरेशन। जैसे आप जो है भाग के आ रहे हो तो उस टाइम आपको जो है वो ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, और उस टाइम आप डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर और डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर छोड़ते रहते हो। द अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन इनहेल, होल्ड एंड एक्सपेल ड्यूरिंग डिफरेंट सिचुएशंस, उसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्यूम्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पल्मोनरी कैपेसिटीज? पल्मोनरी वॉल्यूम्स के सम को हम पल्मोनरी कैपेसिटीज कहते हैं। दैट व्हाट इज पल्मोनरी कैपेसिटीज? दैट मींस combination of two or more pulmonary volumes। जब दो से ज्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन होता है तब उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज। मैं फिर से रिपीट करूंगा, पल्मोनरी वॉल्यूम्स का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर होल्ड करते हैं लंग्स में, और फिर उसको जो है एक्सपेल करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में, तो उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटी। कुछ वॉल्यूम्स में आपको बताऊंगा, ये आपको जो है
आपने पढ़े भी होंगे, फिजिकल एजुकेशन में भी आपको पढ़ने को होंगे ये, ठीक है। देन एक वॉल्यूम होता है, पहला वॉल्यूम जिसको कहते हैं हम टाइडल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। आज हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कैपेसिटीज। टाइडल वॉल्यूम जो है इसका मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर inspired or expired during a normal breath, inspired or expired during a normal breathing, जैसे नॉर्मल हम ब्रीथ करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई आप डरे नहीं हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग जो करते हो, ब्रीदिंग रेट मैंने आपको कहा है लगभग 16 से 18 टाइम्स जो है एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ब्रीथ करता है 1 मिनट में। तो अमाउंट ऑफ एयर, कितना एयर वो इंस्पायर करता है या छोड़ता है एक जो है ड्यूरिंग एक नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। दैट मीन्स ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं टीवी से, ये बराबर होता है 500 ml, ठीक है। यानी एक ब्रीथ में आप 500 ml इंस्पायर और एक्सपायर कर लेते हो। दैट मीन्स एक मिनट में 16 टाइम्स 18 टाइम्स जो है वो ब्रीदिंग जब आप करते हो तो इसको आप एक मिनट में कितना टीवी कितना निकलेगा, अगर आपको कैलकुलेट करना होगा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द टाइडल वॉल्यूम ऑफ अ एडल्ट पर्सन फॉर 1 मिनट, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 500 विद 18, then this will give you the exact tidal volume of a person for 1 minute, understand? तो इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना हम इंस्पायर करते हैं या कितना हम एक्सपायर करते हैं। उसके बाद होता है दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इसको कहते हैं फोर्स्ड इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं? फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड, जिसको इंस्पायर कर सकते हैं हम फोर्सली, फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप कितना फोर्सली इंस्पायर करके एयर अंदर ले सकते हो। जैसे आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, उसके बाद एक लंबी सांस आप अंदर लेते हो, इसको कहते हैं फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तो उस टाइम आप कितनी जो है कितना क्वांटिटी ऑफ एयर अंदर लेते हो, इसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू 2500 टू 3000 ml। इतना आप उस टाइम इंस्पायर कर सकते हो, तो इसको मैं बोलूंगा फोर्स्ड इंस्पायरेशन। दूसरा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वैसे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना अमाउंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी expired out during a forced expiration। forced expiration यानी जब आप, एक तो होता है नॉर्मल एक्सपायर करना, जैसे हम सांस छोड़ते हैं बाहर, दूसरा होता है फोर्स्ड, हाँ लंबी जो है एक्सपायरेशन के बाद जो है आप जो सांस बाहर निकालते हो, उसको कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो बराबर होता है 1100 ml के बराबर मान लीजिए आप। इसका मतलब जितनी आप सांस अंदर लेते हो उसका उतना सारा वॉल्यूम आप बाहर नहीं छोड़ते हो। ये देखो, अभी आप देखो मैंने बताया 3000 ml आपने अंदर लिया, 2500 ml, तो आपने सिर्फ 1100 ml को जो है बाहर निकाला। अब जो अंदर रह गया उसको कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, जो लंग्स के अंदर हवा रहती है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। देखा ना आपने फोर्स्ड एक्सपायरेशन करके भी
सब की सब हवा जो है बाहर नहीं निकाली, तो इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम आरवी। आरवी जो होता है उसको वो बराबर होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है 1200 ml के बराबर। अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं रेजिडुअल जो है वॉल्यूम, जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर रहता है आफ्टर मोस्ट फोर्स्ड एक्सपायरेशन, पोस्ट एक्सपायरेशन के बाद। तो दीज आर कॉल्ड लंग वॉल्यूम्स, इनको बोलते हैं लंग वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में और आपको पढ़ाएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, उस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।